गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन जो संक्रमण धातु के यौगिकों के कलर के बारे में पढ़ा था। संक्रमण धातु का जो कलर है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। एक तो था डीडी ट्रांजिशन और दूसरा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अपन ने डीडी ट्रांजिशन का अध्ययन किया था और उसके अंदर देखा था कि जो रंग की निर्भरता है संकुल यौगिकों की वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लिगेंड की प्रकृति, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, संकुल यौगिकों की ज्यामिति और डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अपन ने चारों फैक्टर्स का अध्ययन किया था। नेक्स्ट था कि संक्रमण धा संक्रमण श्रेणी के जो डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको कि संक्रमण श्रेणी के जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेड नहीं होते। ठीक है, पेड का मतलब है कि मान लो सपोज डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है ये, ठीक है, अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से हो कि इनकी पेयरिंग हो जाए, युग्मन हो जाए जैसे ऐसे, ठीक है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएंगे, केवल ये वाला ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अयुग्मित का मतलब ही होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर ही रंग गहरे होते जाते हैं। कैसे देखते हैं कि आयन है Ti+4, इसका विन्यास क्या हुआ T3D04A0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये क्या होता है, कलरलेस। आयन है Ti+3, 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा गहरा बैंगनी कलर का होता है। V+4 की बात करें, 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो नीले कलर का होता है। ठीक है, वहीं अगर अपन लास्ट के अंदर देखिए Mn की तरफ आते हैं यहाँ पर श्रेणी में कि Mn+3 है, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है चारों ही, तो क्या है, बैंगनी कलर का। Mn+2 के अंदर 3D में 5 है, पाँचों ही अयुग्मित हैं तो कैसे कलर, ये लगभग रंगहीन होता है। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए Fe+3 के अंदर 3D5 है, ठीक है, और 3D5 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, पीले कलर का होता है। Fe+2 के अंदर 3D6 है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कितने हो गए, देखिए 4 हुए, क्योंकि यहाँ पर 3D6 है, ये क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, तो पीछे 4 ही बचे। ठीक है, वहीं अगर अपन CO+3 की बात करें तो यहाँ भी कितने हैं, 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4 अयुग्मित तो एक ही पेयरिंग हो गई तो नीले कलर का है। ठीक है, लास्ट के अंदर अगर बस U+ और Zn+ की बात करें, ठीक है, 3D10 विन्यास है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, रंग होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, कि संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण। ठीक है, संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के अणुओं या आयन के आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है। इसको क्या कहते हैं अपन, आवेश स्थानांतरण। ठीक है, वापस से देखिए कि संकुल यौगिकों के जो केंद्रीय धातु आयन है तथा लिगेंड के अणुओं के या आयन के आणविक कक्षकों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मतलब केंद्रीय धातु आयन के अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल की जैसे मेटल है और ये लिगेंड है, इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल ये है, इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो अगर अपन केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड की बात करें, ठीक है, तो मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्थानांतरण या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस आवेश स्थानांतरण के कारण ही संकुल यौगिक या संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन की अपेक्षा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातु आयन पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है तो उसके लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अर्थात लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना भी बढ़ेगी, अतः यौगिकों के क्या रंग भी गहरे होते जाते हैं। निम्न श्रेणी से स्पष्ट है कि सभी संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D0 है, अतः इनमें डीडी ट्रांजिशन की संभावना नहीं है। इस कारण Ti+4 रंगीन ही है, लेकिन V+5 और Mn+7 तक बढ़ने पर क्या होता है कि इन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, अतः लिगेंड से धातु पर क्या आवेश स्थानांतरण की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ये रंग गहरे होते हैं। इसका मीन्स ये है आवेश चार्ज ट्रांसफर का कि जितने ज़्यादा लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, उतना ही उनके कंपाउंड का कलर क्या होगा, डार्क होगा। जैसे अगर अपन Ti+4 की बात करें, इसका विन्यास क्या होता है 3D0, तो ये कलरलेस होता है।
ठीक है। V+5 के अंदर क्या था, 3D0 लेकिन नारंगी रंग का होता है। Cr+6 के अंदर देखिए 3D0 नारंगी रंग का, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप देखिए चार्ज बढ़ रहा है सेंटर मेटल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, ठीक है, जैसे Ta+4 के +4 था, फिर V के अंदर +5 है, फिर से +6 है, +7 है। तो चार्ज बढ़ने के साथ साथ में गहरे जो कलर हैं उसकी जो इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज होती जा रही है, वो गहरे होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संक्रमण धातु आयनों के चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। संक्रमण धातु आयनों का महत्वपूर्ण गुण है कि चुंबकीय गुण के आधार पर हम इनको व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अपन व्याख्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं इजीली कि किसी पदार्थ या तत्व में चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने को पता है कि जितने ज़्यादा पेयर या लोन पेयर होते हैं उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। और परमाणु की चिर सम्मत धारणा, ठीक है, कि किसी परमाणु में दो प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, कक्षीय गति कहते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करता है, जैसे अपन कक्षीय गति कहते हैं, जिसकी तुलना एक वर्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण भी मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। इस प्रकार कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एल बराबर रूट एल एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन बी एम, ठीक है। और दूसरी होती है चक्रण गति या अक्षीय गति, ठीक है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता हुआ अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिसे अपन अक्षीय या चक्रण गति कहते हैं। इसकी तुलना सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी से कर सकते हैं, जो कि परिभ्रमण गति के कारण परिभ्रमण गति के साथ साथ क्या अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है। मतलब अगर जो अर्थ है वो क्या कर रही है, जैसे सन के चारों तरफ भी रोटेट हो रही है, उसके साथ साथ में अपने अक्ष पर भी वो रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं। इस प्रकार अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को अपन क्या कहते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसे अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस बराबर रूट 4s+1 एस, वहाँ एस बराबर क्या होता है n/2, ठीक है। तो म्यूस की बात करें तो क्या होती है n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। तो अगर अपन टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो इफेक्टिव बोर मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस, ठीक है। अर्थात कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण प्लस चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर, EH/4πmc, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में n-1 डी कोस परमाणु की सतह के पास स्थित रहता है, अतः बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। इस कारण उसकी कक्षीय गति सीमित हो जाती है, अतः उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण गति पर निर्भर करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, चक्रण केवल सूत्र या स्पिन ओनली फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू इफेक्टिव क्या होता है, म्यू बराबर म्यू इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगर अपन 3D श्रेणी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि n-1 डी कॉस क्या होता है, परमाणु की सतह के पास स्थित होता है, ठीक है। और बाहरी वातावरण से भी प्रभावित होता है, इस कारण जो कक्षीय गति है वो सीमित हो जाती है। तो जो अपन अगर अपन 3D श्रेणी के अगर कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चक्रण सूत्र पर ही डिपेंड करता है, चक्रीय चक्रण गति पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एस, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, Nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार स्पष्ट है कि संक्रमण तत्व में केंद्रीय धातु को घेरने वाले परमाणु अणु या आयन उसकी कक्षीय गति का विरोध करने से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण समाप्त हो जाता है, अतः परवलय चुंबकीय आघूर्ण केवल क्या चक्रण गति पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि संक्रमण धातुएं निम्न प्रकार से चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। कैसे? देखते हैं कि जब संक्रमण धातु को किसी बाह्य वातावरण चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो तीन प्रकार के व्यवहार दर्शाती है, ठीक है। क्या अगर कोई भी संक्रमण धातु है, अगर अपन उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो किस तरीके के बिहेव करती है। पहला है डाईमैग्नेटिक नेचर, ठीक है, प्रतिचुंबकत्व, कि यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उसकी उसकी तीव्रता में कमी कर देता है, ठीक है, तथा वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबक डायमैग्नेटिज्म कहते हैं।
ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उससे दूर दूर होने लगती हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने ये अच्छे से। इसमें देखते हैं नेक्स्ट के ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रकट करते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त जबकि दूसरा गति क्या करता है, दक्षिणावर्त गति करता है। ठीक है, मतलब डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, अगर इसके अंदर पेयरिंग हो रही है तो देखिए एक तो इस तरीके से रोटेट होता है, दूसरा इस तरह, एक वामावर्त गति करता है, दूसरा क्या करता है, दक्षिणावर्त गति करता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये एक दूसरे से विपरीत गति करते हैं। अतः दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण समान तथा विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इस कारण ये क्या प्रतिचुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं। लगभग चुंबक सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अतः जब तक सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते तब तक वह क्या प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, वो पेयर्ड नहीं होंगे, तब तक वो क्या प्रतिचुंबकत्व के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में भी क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव कम होने के कारण अनुचुंबक द्वारा समाप्त हो जाता है। व्यय तत्व तथा आयन जिनमें अक्रिय गैस विन्यास जैसे 8 इलेक्ट्रॉन, आभासी अक्रिय गैस विन्यास 18 इलेक्ट्रॉन तथा 80+2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, प्रतिचुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिचुंबक गुण तथा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। पहले अपन ने प्रतिचुंबकत्व की बात की, डायमैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिज्म देखते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में गुजरने देते हैं। ठीक है, और अर्थात वे चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक मैटर कहलाते हैं। तथा पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व कहते हैं। अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को मुक्त अवस्था में दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटका दिया जाए तो दोनों ध्रुवों को क्या करती है, बीच में व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। जैसे डायग्राम में बता रखा है कि बल रेखाओं को आकर्षित करेगी। ठीक है, और वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।